नमस्कार दोस्तों, सत्य क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम नए सब्जेक्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में हम क्लास शुरू कर रहे हैं। और ये जो क्लास है वो आधुनिक राजस्थान के इतिहास के बारे में होगी। तो हम विधिवत रूप से नए टॉपिक की शुरुआत करें, जो राजस्थान का इतिहास श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। और ये भी है कौन सा राजस्थान, तो आधुनिक राजस्थान। तो आधुनिक राजस्थान के इतिहास की जो हमारे यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इसके अंतर्गत खूब सारे सब पॉइंट्स हैं, उनके बारे में देखते हैं कि हम इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो पढ़ने से पहले हम लोग इसकी जो समय सारणी बनाते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े जाएंगे। तो टॉपिक है, तो पहला टॉपिक है वो 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पूरे इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। आखिर ये क्रांति हुई क्यों थी, वो क्रांति से पहले की जो घटना है उसके बारे में भी देखेंगे। तो 1857 की क्रांति देखेंगे। 1857 की क्रांति के बाद में हम लोग अगले जो टॉपिक है वो किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और किसान आंदोलन जब हम लोग पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद में 1 या 2 पेज का जो कंटेंट है वो है जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन लगभग साथ में पढ़े जाते हैं। जनजातीय आंदोलन, तो जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और जनजातीय आंदोलन पढ़ने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो प्रजामंडल आंदोलन रहेगा। प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। और प्रजामंडल पढ़ने के बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो एकीकरण का रहेगा कि राजस्थान का इस तरह से जो एकीकरण, अभी राजस्थान का जो हमें स्वरूप देखने को मिलता है, उस स्वरूप को तैयार होने में कौन कौन से चरणों को पार करके हमें गुजरना पड़ा, उनके बारे में देखेंगे। फिर 3-4 टॉपिक है जो सिंपल से है। एक तो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे, जो फ्रीडम फाइटर है उनके बारे में देखेंगे। प्रताप सिंह, केसरी सिंह बारड, ठीक है। तो इस तरह से जो गोपाल सिंह खरवा, तो इस तरह से स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में देखेंगे। फिर ये स्वतंत्रता सेनानी है, वे कौन कौन से संगठन चलाते थे, तो इनसे संबंधित संगठन या समाचार पत्र, तो समाचार पत्र और संगठन के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में ये पढ़ने के बाद में हम राजस्थान में महिलाओं का योगदान के बारे में देखेंगे कि महिलाओं की भूमिका, रोल ऑफ वीमेन, महिलाओं की भूमिका, तो महिलाओं का जो रोल है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इस तरह से हमारा आधुनिक राजस्थान का इतिहास है, वे इन चरणों को पार करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। पर आपका स्वाभाविक सा सवाल होगा कि हमने जो अपना जो है इतिहास की जो श्रृंखला है वो मॉडर्न राजस्थान से क्यों शुरू की। तो उसका स्वाभाविक सा सवाल का उत्तर भी है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम में हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिले, और मैक्सिमम मार्क्स हमें यहाँ से मिल सकते हैं क्योंकि मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास अपने आप में अथाह है। अथाह होने के कारण उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे ये लिमिटेड है। ये क्या है? लिमिटेड है, यानी कि इनमें मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है और आप एग्जाम में अधिकतम मार्क्स यहाँ ये पढ़ के निकाल सकते हो। और ये पार्ट है थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी होता है, तो हम इसमें ट्रिक का सहारा भी लेंगे। हम लोग ट्रिक से आपको समझाएंगे कि इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, और ये जो आधुनिक राजस्थान ने अभी जो आधुनिक स्वरूप तैयार किया है अपना, तो उसकी जो शुरुआत के बारे में पढ़ रहे हैं तो सवाल तो यहाँ पे आना स्वाभाविक है। आप कोई भी एग्जाम पे प्रश्न पत्र उठा के देखिए, प्रश्न पत्र में आप देखिए कि जो राजस्थान के इस पार्ट से काफी सवाल पूछे जाते हैं, चाहे एकीकरण से हो। एकीकरण से तो आना निश्चित ही है। प्रजामंडल से 2 या 3 सवाल भी आ जाते हैं। जनजातीय आंदोलन छोटा सा टॉपिक है, 2 पेज का है, ओनली 2 या 3 पेज का मैक्सिमम, तो उससे सवाल आते हैं। तो हम क्यों ना बड़े जो सागर है उस सागर को पढ़ने से अच्छा है कि एक बिल्कुल एकदम आपको क्रक्स नोट्स आपको इसके मिल रहे हैं, और तो एक सिंपल सा फॉर्मेट में है ना,
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें छोटे फॉर्मेट में अधिकतम नंबर प्राप्त करने के लिए अक्सर स्टूडेंट क्या करता है कि हमेशा उस दिशा में जाता है जहाँ पे नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो स्मार्ट स्टूडेंट ये करेगा कि आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ेगा पहले ही इसको याद करेगा, उसके बाद समय बचेगा तो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास भी पढ़ना है। पढ़ना तो सब कुछ है, पर उससे पहले हम लोग बात करें आधुनिक राजस्थान के इतिहास के बारे में। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में आज हम 1857 के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। तो विधिवत रूप से हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने से पहले, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत करने से पहले हम लोग चाहेंगे कि 1857 की क्रांति से पहले की जो पूर्व भूमिका है उसके बारे में बात करें, बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड के बारे में हमें देखें तो इसके बैकग्राउंड इस तरह से हो सकता था कि एक्चुअली में जो राजस्थान है, राजस्थान की जो ये 1857 की क्रांति तक की जो घटना है उसको आप मैच करने के लिए आप इसकी क्रोनोलॉजी देखो तो आपको पता चलेगा। तो क्रोनोलॉजी का स्तर इस तरह से, तो 1857 की क्रांति को आप भूल जाओ, उससे पहले की बात करते हैं। पहले क्या होता था कि राजस्थान में जो राजस्थान, जैसे आप इस तरह से राजस्थान का मैप देखो, तो इस तरह से आपको राजस्थान का जो मैप है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कौन सी है? जैसलमेर रियासत, ये अपने आप में अलग है। तो ये अपने आप में एक अलग देश है। तो यहाँ पे भाटी राजवंश का शासन चलता था, अलग देश है। ये कौन सी? ये जोधपुर रियासत है। इसका हालांकि इसका एरिया काफी बड़ा है। तो ये मारवाड़ रियासत है, ये अपने आप में अलग देश है। ठीक है, ये बीकानेर रियासत, यहाँ पे राठौड़ों का शासन है और बीकानेर रियासत है तो उसका भी शासन है। ठीक है, यहाँ पे किशनगढ़ है, किशनगढ़ एक छोटी रियासत है तो उसके बारे में देख सकते हो। इसके अलावा ये तो आपकी मेवाड़ रियासत है, वागड़ में शासन अलग है, कोटा में अलग है, बूंदी में अलग है, कोटा में, बूंदी में और झालावाड़ में झालाओं का शासन है। तो इस तरह से जो है अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजवंश का शासन है। यहाँ जयपुर है, जयपुर में कछवाओं का शासन है। ठीक है, भरतपुर में जाटों का शासन है। ठीक है, करौली में जो है आपका उनका पाल या फिर जादौन वंश का शासन है। तो यहाँ पे छोटी छोटी रियासतें खूब मिलती थी और छोटे छोटे रियासतों में आपसी कलेश भी होता था। आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते थे। ये लोग आपस में एक दूसरे से क्या करते थे? लड़ाई करते थे। और आपस में लड़ाई करने में तो ये क्या है कि अपने समकक्ष स्तर के थे तो कर भी लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। कोई बाहर ही करता था तब भी, हालांकि ये बहुत अपने आप में मजबूत रियासतें थी। पर हम लोग देखें तो या इसकी जो क्रोनोलॉजी इस तरह से शुरू होगी कि 1707 में मुगलों का सूरज अस्त हो गया था। इस समय क्या हुआ था? तो इस समय औरंगजेब की डेथ हो गई थी। और औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में जो मुगल जो राजगद्दी है वो कमजोर होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि इसके बाद के जो मुगल शासक आए, एक तो वो खुद बेलखने थे और उसके ऊपर दरबारी लोगों का प्रभाव बढ़ गया था। और हम लेटर मुगल के बारे में देखें तो उसमें ऐसे ऐसे शासक मिलते हैं बिल्कुल लंपट मूर्ख टाइप के। ठीक है, तो उन्हें लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। उनके ऊपर दरबारियों का प्रभाव था, उनके ऊपर कलाकारों का प्रभाव था। तो अपने आप में वो स्वतंत्र नेचर के थे ही नहीं। तो इसलिए जो है हम लोग देखें तो औरंगजेब की मृत्यु जैसे होती है तो मुगलों का डिक्लाइन होना, मुगलों का पतन होना शुरू हो जाता है। तो मुगलों का जो पतन होना शुरू हो जाता है। और जब ये मुगलों का पतन होना यहाँ शुरू होता है तो इसी समय अवधि के दौरान जो मराठाओं का उदय होने लग जाता है। मुगलों का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुगलों का पतन होने लग जाता है। तो उस समय जो भारतवर्ष के क्षेत्र पे तो मराठा है, मराठा जो शक्ति है, तो मराठा शक्ति जो है वो राइज होने शुरू होती है। मराठा शक्ति का यहाँ पे क्या है, उद्भव होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे राइजन होने लगती है मराठा शक्ति। और इस समय अवधि के दौरान जो अंग्रेजों का भी धीरे धीरे ये लोकल शक्ति के रूप में, जो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, ये लोकल पावर के रूप में ये स्टेब्लिश होने लग जाते हैं इस समय के बीच तक। तो मुगलों का यहाँ पे पतन शुरू होता है और यहाँ पे इस तरह की बात हम देख सकते हैं। इसी समय अवधि में तो हमारे यहाँ पे एक और पावर है जो कि अंग्रेज है।
अंग्रेजों का भी प्रभुत्व बढ़ने शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अंग्रेज है वो भी एक पावर के रूप में, यहाँ पे अंग्रेजों का जो अंग्रेज है या इंग्लिश है वो भी एक पावर के रूप में, ब्रिटिश पावर के रूप में सामने आते हैं। और इसी समय अवधि के दौरान हम देखें तो मुगल शक्ति का जो उद्भव हो रहा है, पर मुगलों के साथ में कुछ इनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो मराठा क्या करते थे, मराठा जिस भी क्षेत्र पर अटैक करते थे, जिस क्षेत्र को जीत लेते थे, उस क्षेत्र में जो संबंधित राजा होता था, जो हारने वाला राजा होता है, उससे खूब संख्या में, खूब बड़ी मात्रा में वो हर्जाना लेते थे। क्या लेते थे? युद्ध हर्जाना। तो युद्ध हर्जाना लेते थे तो उस राज्य की, जो हारने वाले राज्य है, उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती थी, बहुत ही कमजोर हो जाती थी। तो वो एक खतरनाक स्थिति सामने आती थी। तो इसलिए इससे लोग त्रस्त थे, इससे काफी सारी रियासतें इस सारी इन समस्याओं से त्रस्त थी। दूसरा क्या होता था, तो यहाँ पे जो मराठे जिस क्षेत्र को जीत लेते थे उनसे चोट वसूलते थे। चोट इज काइंड ऑफ टैक्स। चोट क्या है? टैक्स है, जो कितना लगता था? 1/4। वन फोर्थ को चौथ बोलते हैं, है ना। पहला, दूजा, तीजा, चौथा, तो चौथा है नहीं, 1/4 जो टैक्स वसूलते थे। और जो दूसरी रियासतें हैं, कहीं कहीं रियासतों में ये सरदेशमुखी नाम का जो टैक्स है वो भी वसूलते थे। वो होता था 1/10। ये थोड़ा कम होता था, किंतु चौथ वसूली जाती थी। तो राज्य की, जो राज्य हारता था, जो मराठों के अधीन था, उस राज्य की जो स्थिति है वो उससे कमजोर होने लग जाती थी। ठीक है, क्योंकि आप किसी राज्य का 1/4 हिस्सा लेके जा रहे हो तो उस राज्य के पास में अपने आप के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसको लेकर राजस्थान की रियासतें भयभीत होने लगी। राजस्थान और राजस्थान में भी मराठों ने इंटरवीन करना, मराठों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और मराठा ने राजस्थान में हस्तक्षेप जो है वो शुरू कर दिया था। कहां से? तो बूंदी रियासत, बूंदी रियासत में इन्होंने शुरू कर दिया। जब हम लोग बूंदी का इतिहास पढ़ेंगे तब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप जानो कि बूंदी के राजा थे बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के दो पुत्रों के बीच में एक दत्तक पुत्र है, एक सगा पुत्र है। दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेके, यानी कि सक्सेसर को लेके, यानी कि अगला राजा कौन बनता है, बनेगा, उसके लिए होड़ होने लगी। और उसमें जो है मराठों ने पहली बार राजस्थान में प्रवेश किया। तो पहली बार इस तरह से जो मराठा है बूंदी के अंदर पहली बार इन्होंने राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप शुरू कर दिया। ये मराठा जो है ये बूंदी के आंतरिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते कि हमें भी निर्णय लेने का अधिकार है, इस तरह की चीजें सामने आती है। तो इस तरह से बूंदी के अलावा मराठाओं ने यहाँ पे जो जोधपुर है, जोधपुर के शासक थे जिन्होंने जयपुर रियासत का मराठों के विरुद्ध मतलब उनको मदद की थी, मराठों के विरुद्ध जयपुर की मदद की थी। उस राजा का नाम था विजय सिंह। तो विजय सिंह को भी मराठाओं, तो विजय सिंह जोधपुर के राजा थे। उस समय मराठाओं ने, जब विजय सिंह जो यहाँ के शासक थे जोधपुर के, तो उस समय मराठाओं को यहाँ पे क्या किया, तो मराठा ने विजय सिंह के टाइम पे भी इंटरवेन किया था, हस्तक्षेप किया था। ठीक है, इसके अलावा जो जयपुर के स्तर पे भी यहाँ पे मराठों ने क्या किया, जयपुर के स्तर पे भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। तो मराठे इस तरह से प्रभुत्वशाली होने लग गए थे। तो राजस्थान में भी एक आतंक का माहौल था कि किस तरह से मराठों से पार पाया जाए। तो इसलिए इन्होंने देखा कि, राजस्थान वालों ने देखा कि पहले हम लोग क्या क्या करते थे कि मुगल है तो मुगल हमारे बीच में संधि करवा देते, समझौते करवा देते। तो मुगल तो अब रहे नहीं। तो फिर एक नई शक्ति उभर रही थी, अंग्रेजों। तो अंग्रेजों के साथ इस तरह से उन्होंने संधि करना शुरू कर दी, अंग्रेजों से संधि करना शुरू कर दी। तो अंग्रेजों से संधि करने वाली जो पहली राजस्थान की रियासत थी वो कौन सी थी? अंग्रेजों से संधि क्यों की, इसके बारे में तो हम लोग देख चुके हैं कि सुरक्षा की भावना से। और 1803 में, कब? 1803 में। और 1803 में एक रियासत है जिसका नाम है भरतपुर।
ठीक है। और भरतपुर के राजा थे उस समय रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। इसने सबसे पहले क्या किया? अंग्रेजों के साथ में संधि की। रणजीत सिंह यहाँ के राजा हैं, कहाँ के? भरतपुर के। और दूसरी रियासत है अलवर, और अलवर के राजा है बख्तावर सिंह। तो इन्होंने क्या किया? पहली जो ये दो, भरतपुर पहली रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की, और फिर है अलवर। क्या है दोनों ने एक ही टाइम पे की? नहीं, बिल्कुल एक टाइम पे नहीं की, साल एक ही था। ठीक है। और एक ने तो सितंबर में की थी, 19 सितंबर और 14 नवंबर। 19 सितंबर और 14 नवंबर। तो इस तरह से जो संधि है भरतपुर ने पहले की थी और अलवर ने बाद की। अपने लिखने के लिए अलवर पहले करती, भरतपुर बाद में करता, तो ए बी अपन पढ़ते, किंतु इधर बी ए है ना। तो बी ए जो है भरतपुर पहले संधि करती है। और भरतपुर रियासत के राजा थे रणजीत सिंह। और अंग्रेजों के सामने जो अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल उस समय थे, तो गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधियों की शुरुआत की थी, उनका नाम है वेलेजली। तो वेलेजली ने यहाँ पे संधि की थी। जी मतलब गवर्नर जनरल है वेलेजली। तो वेलेजली ने यहाँ पे सहायक संधि, वेलेजली के टाइम से यहाँ पे सहायक संधियां शुरू हो जाती है। तो ये 1803 की बात की। और 1803 के बाद में हम लोग आगे की बात करें तो वेलेजली के टाइम पे संधि की, और वेलेजली यहाँ के गवर्नर जनरल थे। और फिर तो यहाँ पे प्रतिनिधि कौन आया था? तो यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधि जो है वो कौन था? उसका नाम था लॉर्ड लेक। तो लॉर्ड लेक है, ये अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में आया था। ये अंग्रेजों के तरफ से प्रतिनिधि के तौर पे आया था। तो ये तो हुई हमारे बात 1803 की। तो 1803 में सबसे पहले हम लोग देखें तो 1803 में सबसे पहले जो रणजीत सिंह राजा थे, कहाँ के थे? भरतपुर के थे। उन्होंने संधि की थी। कब की थी? 29 सितंबर को। कब की थी? 1803 में। किससे की थी? वेलेजली जो उस समय गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड लेक से की थी। ठीक है। फिर भरतपुर से जुड़ा हुआ एक राज्य है, भरतपुर के पास में ही अलवर है। तो अलवर और भरतपुर एक साथ करेंगे कि एक दोस्त ने संधि कर ली तो बीजू दोस्त करेला, तो दोनों दोस्त भेड़ा हुए संधि कर दी, अलवर और भरतपुर। बी ए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो बी ए यहाँ पे जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक हो गई बी ए। तो बी ए यहाँ पे हमने बात की भरतपुर और अलवर की, तो इन्होंने संधि इस तरह से कर दी थी। ठीक है। और संधि की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आगे क्या हुआ कि इसके बाद में एक तो बात करेंगे 1818। क्या बात करेंगे? 1818, जिसमें क्या 18 और 18, ये तो आपको सिंपल सी याद हो रही है, 18 और 18, 18 और 18। तो 18 और 18 में राजस्थान की लगभग सारी रियासतों ने कर ली थी। पर उससे पहले के साल में 3 रियासतों ने संधि की थी, वो है 1817। तो इससे एक साल पहले का 1817। तो 1817 में किन किन रियासतों ने संधि की थी, तो उसके बारे में हम लोग देखें तो ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली। ऐसे अपन मत्स्य संघ में याद करते हैं ABCD। तो करौली ने यहाँ पे संधि कर ली थी। और करौली का जो राजा था वो हरबख्शपाल। तो हरबख्शपाल जो करौली के राजा थे, उन्होंने यहाँ पे संधि करवाई। तो यहाँ के जो राजा का नाम है हरबख्शपाल। फिर है कोटा। तो कोटा रियासत ने यहाँ पे जो संधि करनी शुरू कर दी थी। तो कोटा के राजा था उमेद सिंह जी। तो उमेद सिंह जी कोटा के राजा है, तो उमेद सिंह ने यहाँ पे संधि कर दी। फिर तीसरी जो रियासत थी वो थी किशनगढ़। तीसरी रियासत कौन सी थी? तीसरी रियासत थी अपने किशनगढ़, अच्छा टोंक, सॉरी। तो यहाँ पे टोंक रियासत है, इसने संधि की थी। और टोंक का राजा का नाम था अमीर खान पिंडारी। हुआ क्या, जो पिंडारी शब्द के बारे में हम बताना चाहेंगे पहले तो पिंडारी क्या होता है? पिंडारी एक ट्राइब्स होती है, एक जनजाति होती है
जिसका काम क्या होता है, युद्ध करना, लूटना, इस तरह की। आपने एक मूवी देखी होगी, वीर मूवी देखी होगी सलमान खान के द्वारा, जो उसमें जो सलमान खान जिस भूमिका में, वो पिंडारी की भूमिका में। तो आमिर खान पिंडारी जो थे, उनके पास में जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, बाकी मुस्लिम रियासत राजस्थान में नहीं है, एकमात्र है टोंक। टोंक रियासत के ये संबंधित है आमिर खान पिंडारी। और आमिर खान पिंडारी जो है वो भी संधि कर देते हैं। ये जो सहायक संधियां यहाँ से शुरू हो जाती है, तो सहायक संधि यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सहायक संधियां हमारे, एक तो 1803 की याद करना, और 1817 की जो है 3 जगह। तो 1817 में एक तो है आपकी करौली, एक है कोटा, और एक है टोंक। ठीक है, तो इस तरह से। और 1817 के बाद में आती है 1818। अब 1818 में ना, 1818 में क्या हुआ कि राजस्थान की जो अधिकांश रियासतें हैं वो संधि करती हैं। तो अधिकांश रियासतें कौन सी है, तो उनके बारे में बात करें तो हम देखना चाहें तो मैप में इस तरह से देख सकते हैं। तो 1818 में जो संधि करने वाली रियासतें कौन कौन सी है, ठीक है। तो 1818 में कौन कौन सी संधि करती है, तो एक तो करती है जैसलमेर। जैसलमेर रियासत करती है 1818 में संधि। तो जैसलमेर के राजा का नाम है मूलराज सेकंड। तो मूलराज सेकंड के नेतृत्व में जैसलमेर कर लेती है। फिर है मारवाड़ यानी कि जोधपुर। जोधपुर के राजा का नाम है मान सिंह। जोधपुर के राजा का नाम क्या है, मान सिंह। ये, और जैसलमेर के राजा का नाम है मूलराज और सेकंड, मूलराज सेकंड। बीकानेर के राजा का नाम है सूरत सिंह। बीकानेर के राजा का नाम है सूरत सिंह। ये संधि करवा देता है अपने राज्य में, ठीक है। आपने अगर नाम सुना हुआ किशनगढ़, किशनगढ़ एक राठौड़ रियासत थी किशनगढ़, जहाँ बड़ी ठनी चित्र प्रसिद्ध है किशनगढ़। तो किशनगढ़ के है कल्याण सिंह। तो किशनगढ़ के राजा कल्याण सिंह अंग्रेजों से इस तरह से संधि कर लेता है, ठीक है। बाकी आप देखो तो यहाँ पे जयपुर, और जयपुर के राजा है जगत सिंह। क्या ये जगत सिंह फर्स्ट है, नहीं, ये जगत सिंह सेकंड के बारे में हम लोग बात करें तो ये जयपुर के जगत सिंह है, ये भी संधि इस समय कर लेते हैं। मेवाड़ के उस समय राजा थे भीम सिंह। मेवाड़ के कौन थे, भीम सिंह संधि कर लेते हैं। और इधर एक रियासत है बूंदी, कौन सी है, बूंदी। और बूंदी खाएंगे विष्णु सिंह। तो यहाँ पे विष्णु सिंह है, वे भी संधि कर लेते हैं। तो ये जो मेजर मेजर रियासतें हैं उनके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बीकानेर के हैं सूरत सिंह, जैसलमेर के हैं मूलराज सेकंड, मारवाड़ के हैं मान सिंह, किशनगढ़ के हैं कल्याण सिंह, जयपुर के हैं जगत सिंह सेकंड, और मेवाड़ के हैं भीम सिंह, बूंदी के हैं विष्णु सिंह। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो इन्होंने 1818 में संधि कर दी। साल याद करना, तो एक तो याद करो 18, और दूसरा भी क्या है 18। तो 1818 में इन्होंने जो संधियां की थी, संधियां करने वाले लोगों के नाम है, उन जो संबंधित राजाओं के नाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो 1818 में यहाँ पे जो किस किस रियासत ने की संधि, तो एक तो जैसलमेर ने की, जैसलमेर से जुड़ा हुआ बीकानेर ने की, बीकानेर के बाद में जोधपुर ने की, और किशनगढ़ ने कर ली। तो ये 3 तो राठौड़ रियासत है, और ये जैसलमेर जो भाटियों की जुड़ी रियासत है, ठीक है। फिर मेवाड़ ने भी कर ली, मेवाड़ के राजा भीम सिंह जी थे। और फिर जो जयपुर है, जयपुर के राजा जगत सिंह जी ने संधि कर ली। और फिर बूंदी के जो राजा थे वो विष्णु सिंह थे। तो इन सब ने इस समय क्या कर दी, संधि कर ली थी, ठीक है। तो जैसलमेर के थे मूलराज सेकंड, बीकानेर के थे सूरत सिंह, जोधपुर के थे सन्यासी राजा मान सिंह जो नाथ संप्रदाय को मानते थे, किशनगढ़ के हैं कल्याण, मेवाड़ के भीम सिंह, जयपुर के जगत सिंह,
बूंदी के हैं विष्णु सिंह। तो ये जो राजा है उन सब ने की 1818 में संधि कर ली। ठीक है, अपन को 4 डेटें याद, 4 जो सन है वो याद करने हैं, जो अपन 3 तो यहाँ पे देख चुके हैं, और जो चौथा सन है वो 1818, उसमें 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 5 साल बाद में, 5 साल बाद में एक और रियासत जग जाती है जो कि है 1823 में। ठीक है, और ये जो संधियां करवा रहे थे उस समय, तो उस समय जो है यहाँ पे जो हेस्टिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग है, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल इस समय तक कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, तो हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, वो संधि करवा रहे थे। 1823 में बात करें तो एक नई रियासत है, नई तो नहीं है वैसे, पुरानी रियासत है सिरोही। सिरोही रियासत सामने आती है, अंग्रेजों से बात करती कि हमने आपका क्या बिगाड़ दिया, आप हमारे साथ संधि क्यों नहीं कर रहे हो। तो सिरोही के राजा इस समय आएंगे शिव सिंह। सिरोही के राजा कौन है, सिरोही के राजा है शिव सिंह। शिव सिंह बोलेंगे अंग्रेजों को कि अंग्रेजों हमसे संधि क्यों नहीं कर रहे हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा। तो अंग्रेजों ने इसका रिप्लाई दिया कि ये जो सन्यासी राजा थे ना आपके, जो नाथ पंथ को मानते थे, उन्होंने मना किया था। उनको पूछा गया क्यों, अंग्रेजों बोला क्यों मना किया गया, तो आपने मान भी लिया। उन्होंने बोला कि सिरोही जो है वो मारवाड़ की जो है वो मारवाड़ रियासत का ही भाग है। तो शिव सिंह बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, वे झूठ बोल रहे थे, आप संधि हमसे फिर से फ्रेश पेज पे हमसे करो। ठीक है, तो इस तरह से उनसे संधि की गई थी। किससे, तो इस समय जो संधि है वो फिर से करने की प्रस्ताव रखा गया, और संधि रखने के बाद में जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर स्पीयर, उसने हस्ताक्षर किए। तो अलेक्जेंडर स्पीयर है, उसने इस पे हस्ताक्षर किए। अलेक्जेंडर स्पीयर है, उसने क्या किया, यहाँ पे हस्ताक्षर किए, स्पीयर्स। तो अलेक्जेंडर तो अलेक्जेंडर स्पीयर्स इसके ऊपर साइन करता। तो साइन किसके द्वारा किए गए, तो हस्ताक्षर है वो स्पीयर के द्वारा साइन किए। शिव सिंह के टाइम पे स्पीयर, एस फॉर शिव सिंह, एस फॉर सिरोही और स्पीयर, ये सारे स वाले हो गए। ठीक है, और किंतु इस समय जो गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल था एम हस्ट। जो एम हस्ट था वो गवर्नर जनरल था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, एम हस्ट नाम के व्यक्ति थे। वे लॉर्ड एम हस्ट नाम के जो व्यक्ति हुए वे गवर्नर जनरल थे। तो ये हुई है जो संधियों के बारे में बात। ठीक है, तो ये संधियों के बारे में बात हुई। तो ये राजस्थान की जो अधिकांश रियासतों ने यहाँ तक संधियां कर ली थी 1818 तक। तो 1818 में ज्यादातर रियासतों ने यहाँ पे संधि कर ली थी। अब हम लोग बात करना चाहेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे कुछ रियासतें हैं वे छूट रही है, उन रियासतों के बारे में बात करें। तो ये जो रियासतें हैं इनके बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, कुछ रियासतें हमारे यहाँ पे छूट रही हैं, तो उन रियासतों के बारे में बात करें। तो इन संधियों के दौरान मेटकोफ है ना, वो क्या था, मेटकोफ ने इन रियासतों की संधियां कराई थी। तो मेटकोफ ने इन रियासतों की जो संधि है मेटकोफ ने कराई, किंतु एक जो व्यक्ति है जो साउथ इंडिया है, जो राजस्थान का जो साउथ पार्ट है, उसमें जो है मेलकम ने संधि की थी। तो इन संधियों के जो ऊपर वाली जितनी संधियां हुई ना, इन संधियों के दौरान, तो इन संधियों के दौरान जो अंग्रेज प्रतिनिधि कौन था,
तो अंग्रेज प्रतिनिधि यहाँ पे कौन था? हाँ जी। तो इन जो ये ऊपर वाली संधियां हुई थी ना, इन संधियों के दौरान अंग्रेजों की जो प्रतिनिधि थी, उस प्रतिनिधि का नाम क्या है? उसका नाम है, अंग्रेज प्रतिनिधि का नाम है मेटकॉफ। जो मेटकॉफ है वो इन संधियों के दौरान प्रतिनिधि था। ये जो ऊपर वाली संधियां हुई इनके द्वारा। किंतु किंतु जब भी हम लगाते हैं, बट लगाते हैं, तो सेंटेंस का क्या है, मूड चेंज हो जाता है। सेंटेंस का क्या चेंज हो जाता है? मूड चेंज हो जाता है। किंतु जो साउथ इंडिया की जो रियासतें हैं ना, दक्षिण राजस्थान की रियासतें, दक्षिण राजस्थान की रियासतें कौन सी? चाहे आप बांसवाड़ा की बात करो, चाहे डूंगरपुर की बात करो, चाहे प्रतापगढ़ की बात करो, तो तीन रियासतें साउथ इंडिया की। एक है डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा, एक है प्रतापगढ़। तो ये जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, तो इनके साथ जो संधि करी थी, उस समय जो अंग्रेज प्रतिनिधि था, यहाँ पे तो मेटकॉफ था और यहाँ पे मेलकम था। यहाँ पे अंग्रेज प्रतिनिधि का नाम क्या है? मेलकम। मेलकम। तो यहाँ अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? मेलकम। वेलकम, मेलकम। तो साउथ जो राजस्थान है उसमें मेलकम है। इसको डायग्रामेटिकल वे में अपन दिखाना चाहे तो इस तरह से जो राजस्थान की आप छोटा सा मैप इस तरह से आप बना सकते हो। तो इस तरह से राजस्थान मैप है और इसमें जो नीचे वाला जो एरिया है ना, ठीक है, इसमें लिख लो मेलकम और ये है मेटकॉफ। साउथ इंडिया जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ राजस्थान है, उसमें है मेटकॉफ और साउथ राजस्थान है उसमें मेलकम। तो ये सारी बातें हमने की हैं। अभी तक का हमने जितना करा है इसको रिकैप करते हैं एक बार, ठीक है। तो हम बात करें 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति से पहले हम अंग्रेजों के साथ भारत राजस्थान की रियासतों की संधियां कैसे हुई उनके बारे में हमने बात की। और 1803 में भरतपुर ने पहले की, और भरतपुर के राजाओं का नाम भी उल्लेखित करो तो वो है रणजीत सिंह, और अलवर के राजा है बख्तावर सिंह। उन्होंने संधि की, भरतपुर ने पहले की थी 29 सितंबर के आसपास, 29 सितंबर के दिन ही की थी। और 9 नवंबर के टाइम पे, सॉरी 14 नवंबर के टाइम पे जो अलवर ने संधि की थी, अलवर के राजा थे बख्तावर सिंह। इस समय जो अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे उसका नाम है वेलेस्ली। क्या आप इससे पहले बताओ, इससे पहले डिमांड तो की थी, इससे पहले भी संधि की मांग की थी। तो जोधपुर रियासत है ना, जोधपुर रियासत, जोधपुर रियासत के राजा का नाम था विजय सिंह। तो जोधपुर राजा के जो राजा थे और राजा का नाम था विजय सिंह। जो राजा महाराजा विजय सिंह है उन्होंने संधि की मांग की, अंग्रेजों से संधि की मांग की, संधि की मांग तो की, डिमांड तो की, किंतु वो डिमांड पूरी नहीं हुई। तो वो संधि की जो मांग है वो फुलफिल नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। तो इस तरह से आप देख सकते हो। फिर करौली, कोटा और टोंक ने संधि की। फिर देख सकते हो कि भाई जैसलमेर ने भी कर ली, जैसलमेर से जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और सारी राजस्थान की रियासत, चाहे आमेर ले लो चाहे मेवाड़ ले लो, उन्होंने की थी। सिरोही के राजा शिव सिंह है, उन्होंने स्पीयर की मदद से संधि कर ली, तो स्पीयर ने इनके सिग्नेचर कर दिए और इस समय गवर्नर जनरल था एमहर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद में हम आगे देखें तो इन संधियों के दौरान अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि है उसका नाम मेटकॉफ, और जो अंग्रेजों के दूसरे प्रतिनिधि का नाम है मेलकम है। मेलकम ने जो साउथ राजस्थान में संधि करने में भूमिका अदा की थी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसमें से एक आया है गवर्नर जनरल हेस्टिंग, तो इसके बारे में आप यहाँ पे रेड लाइन में आप
या फिर यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि इनके गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स है, इनकी जो जीवनी, जो मोहन सिंह मेहता है, मोहन सिंह मेहता है, उन्होंने लिखी थी। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग है, उनकी जीवनी किसने लिखी? तो उनकी जीवनी लिखी है मोहन सिंह मेहता ने, उनकी जीवनी को लिखा था। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और जीवनी का नाम था लॉर्ड हेस्टिंग एंड इंडियन स्टेट्स, लॉर्ड हेस्टिंग एंड इंडियन स्टेट। तो जीवनी का नाम क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग एंड इंडियन स्टेट्स। तो इस नाम से इन्होंने जीवनी लिखी थी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में हम आगे की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, जिसे एजेंट कहा जाता था। प्रत्येक रियासत में एक इंग्लिशमैन या अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था, अधिकारी को अपॉइंट किया जाता था, उसे एक रेजिडेंट कहा जाता था। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? उसे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता है। तो पॉलिटिकल एजेंट पीए कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसको पीए कहा जाता था। पीए पद अभी भी काफी प्रचलित है। तो प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। ठीक है, और उसी तहत एक व्यक्ति है जिनका नाम है डेविड ऑक्टरनोली। डेविड ऑक्टरनली, डेविड ऑक्टरलोनी। तो डेविड ऑक्टरलोनी है, ये फर्स्ट जो रेजिडेंट था, ये फर्स्ट रेजिडेंट था, ही इज फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ राजस्थान। तो पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। तो ये पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना, रेजिडेंट फॉर राजपूताना। तो रेजिडेंट फॉर राजपूताना के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था, और पहले व्यक्ति का नाम है डेविड ऑक्टरलोनी। तो डेविड ऑक्टरलोनी नाम के व्यक्ति हैं, इनको पॉलिटिकल एजेंट या फिर पहले जो रेजिडेंट ऑफ राजपूताना के रूप में नियुक्त किया गया था। और इस समय जो इनका जो हेडक्वार्टर था ना, तब तो यहाँ पर हेडक्वार्टर नहीं था। हेडक्वार्टर कहाँ था? दिल्ली में था। तो दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर था। तो डेविड ऑक्टरलोनी। प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती, जिसे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। डेविड ऑक्टरलोनी है, ये पहले रेजिडेंट फॉर राजपूताना थे, जिनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था। तो न्यू दिल्ली में था, इस कारण तो न्यू दिल्ली है वो तो बहुत ज्यादा दूर पड़ती थी, और दूर पड़ती थी तो इसलिए क्या किया कि इनका जो है हेडक्वार्टर है वो पास में लाने की बात की। तो पास में लाके कहाँ लाया गया? तो इसके लिए एक जो पद सृजित किया गया, जिसका नाम है एजेंट टू गवर्नर जनरल। पहले रेजिडेंट कहा जाता था, उसी पद का क्या है, पुनर्नाम कर दिया था 1832 में। तो 1832 में जो राजस्थान का पहला जो फर्स्ट एजीजी कौन था? राजस्थान का पहला ए जी जी, जी मतलब गवर्नर जनरल, ए टू एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कि जो पॉलिटिकल एजेंट्स जो छोटे छोटे और होते थे, उन सबको मिला के राजस्थान के लिए एजीजी पद सर्जित किया गया था। ठीक है, और ये इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ था? हेडक्वार्टर था अजमेर। तो इसका जो हेडक्वार्टर तो अजमेर रखा गया। ठीक है, और इनका नाम क्या था? जो एजीजी खुद नाम था, तो पहला एजीजी था, उसका नाम था लोकेट। लोकेट, तो लोकेट है वे पहले एजीजी थे। राजस्थान का जो पहला एजीजी है अब्राहम लोकेट,
नाम पूरा मत लिखना, लॉकेट ही लिख लो। तो लॉकेट से आपको क्या है कि मेंस में तो ऐसा पूछा नहीं जाएगा, प्री में लॉकेट, जो गले में लॉकेट पहनते ना, तो सबसे पहले जो गले में ये गले पड़ गया था अपने, लॉकेट गले पड़ गया था, इस बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर क्या हुआ कि फिर 1845 आता है, इसके बाद में लगभग इसके 1842 और 45, मतलब कि 10 और 13 साल, ठीक है। 1845 में क्या होता था कि जो इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो क्या बदल के एजीजी का हेडक्वार्टर, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर एचक्यू, जो मुख्यालय है वो कहाँ ले जाया गया, वो अब जो है वो चेंज कर दिया है। कहाँ ले जाया गया, आबू ले गए। तो अब जो है 1845 में इसका जो है हेडक्वार्टर है एजीजी का, एजेंट टू गवर्नर जनरल का हेडक्वार्टर है, वे कहाँ ले गए, वो आबू ले गए, ठीक है। फिर है आता है 1864। 1966 में, इससे 100 साल बाद में नेहरू जी की डेथ होती है। वहीं 1864 में जो एजीजी का हेडक्वार्टर है वो उसके लिए जो एजीजी का हेडक्वार्टर हेतु एक तो अजमेर और दूसरा है आबू, इसके लिए 6 महीने की व्यवस्था कीजिए, 6 माह की व्यवस्था की। तो इसमें इस तरह की जो व्यवस्था की गई, 6 महीने की व्यवस्था की गई कि 6 महीने के लिए हेडक्वार्टर जो है वो किसके पास रहेगा, आबू के पास में, 6 महीने के लिए अजमेर के पास में रहेगा। इस तरह की व्यवस्था की गई थी। तो और फिर ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि इसी बीच में 1857 की क्रांति हो जाती है, और 1857 क्रांति के टाइम पे जो हेडक्वार्टर कहाँ था, वो आबू था, और आबू दूर पड़ गया था। आबू अंग्रेजों के लिए दूर था, तो उससे सूचनाओं जो कम्युनिकेशन गैप आ गया। फिर बोला कि 6 महीने के लिए सेट करो, जो ज्यादा गर्मियां होगी तब हम लोग कहाँ चले जाएंगे, आबू, वरना कहाँ है, अजमेर। अजमेर में भी ऐसे सही था, ठीक है। तो इस तरह से जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ बातें करना चाहें तो हम आज तो 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है विधिवत रूप से शुरू नहीं करेंगे, उससे पहले की जो पूर्व भूमिका के रूप में ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। तो ये है, और उसके बाद में हम लोग देखें तो आगे जो अंग्रेजों खुद ने 3 रियासतें बनाई, उनके बारे में हम लोग देख सकते हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई रियासतें, तो अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन सी रियासतें बनाई, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे उल्लेख करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि अंग्रेजों ने कुछ रियासतें बनाई, उनके बारे में हम लोग देखें तो एक तो धौलपुर बनाई, एक तो बनाई धौलपुर, ठीक है। एक कौन सी बनाई, धौलपुर बनाई, और धौलपुर धौलपुर जो रियासत है वो कब बनाई थी, वो बनाई थी 1857 की क्रांति से पहले ही बनाई थी, 1806 में बनाई थी, ठीक है। तो 1806 में धौलपुर रियासत बनाई थी। तो ये किससे बनाई थी, ये ग्वालियर के जो संधिया थे उनसे ये छीना था, ग्वालियर के संधिया। तो ग्वालियर की संधिया से अलग करके धौलपुर रियासत बनाई, और राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है वो सिंधिया परिवार से धौलपुर में ब्याही हुई है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि ये है। और इसके अलावा जो टोंक रियासत है वो 1817 में बनाई गई थी। कौन सी, टोंक। टोंक एक मात्र मुस्लिम रियासत है, 1817 में बनाई गई थी, और 1817 में जब बनाई गई थी उसी के साथ में उन्होंने संधि भी कर ली थी, ठीक है। और ये ली थी जसवंत राव होलकर से।
जसवंत राव होलकर। तो जसवंत राव होलकर ने ये जो रियासत बनाई थी। और उसके अलावा हम लोग आगे बात करें तो एक और रियासत है जिसका नाम है झालावाड़। 1838 एक नई रियासत बनी जिसका नाम है झालावाड़। और इसके संस्थापक तो मदन सिंह झाला है, किंतु इसकी जो योगदान है वो इसके लिए पीछे जो पूर्व भूमिका रही वो है कोटा की सब्सिडरी, जो कोटा की सप्लीमेंट्री जो संधि हुई थी, पूरक संधि हुई थी, पूरक संधि। जो कोटा में एक पूरक संधि हुई थी जो जालिम सिंह झाला के साथ में हुई थी, और वो जो संधि है वो इसकी भूमिका में रही थी। तो 1803 में, 1817 में, 1838 में ये तीन अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई रियासतें हैं। तो पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई रियासतों में आपको बूंदी दिया जा सकता है, बूंदी नहीं है। तो कोटा दिया जा सकता है, कोटा भी नहीं है, कोटा जहांगीर के समय पे बनाई गई थी। और बाकी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये तीन जो रियासतें हैं ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। कुछ और हम बात करें तो जो अंग्रेज हैं उन्होंने जो एक तो बात करेंगे मराठा, तो मराठाओं ने टैक्स नहीं वसूला। तो दो तीन रियासतें, ये तो मराठा ने टैक्स नहीं वसूला। तो ऐसी कौन कौन सी रियासतें हैं जिसमें मराठाओं ने टैक्स नहीं वसूला, तो उनके बारे में हम उल्लेख करें तो एक तो आपकी हो जाएगी जैसलमेर। जैसलमेर थी द आउटर एरिया में जैसलमेर। तो जैसलमेर में भी इन्होंने जैसलमेर के ऊपर किसी प्रकार का जो खिराज है या टैक्स है, चोर सर देशमुख की तरह के जो टैक्स थे वो नहीं वसूले। दूसरा है बीकानेर। बीकानेर भी उन मराठों के लिए बहुत दूर पड़ती, तो बीकानेर के साथ में भी इन्होंने किसी भी प्रकार का जो इस तरह की जो टैक्स है वो नहीं वसूला था। और तीसरा है किशनगढ़। किशन सिंह के द्वारा बसाई गई किशनगढ़ रियासत, तो उसके साथ भी मराठों ने किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला। ठीक है, और हम लोग अगर बात करें तो अंग्रेजों ने खिराज नहीं वसूला। तो ये तो मराठा थे, मराठा की जगह अब आ गए इंग्लिश। तो इंग्लिश के साथ में यहाँ पे इन अंग्रेजों ने टैक्स नहीं वसूला। तो अंग्रेजों ने टैक्स तो एक तो जैसलमेर में नहीं वसूला, ठीक है, एक बीकानेर में भी नहीं वसूला। अंग्रेजों ने बीकानेर है उससे भी टैक्स नहीं वसूला, और अंग्रेजों ने किशनगढ़ से भी टैक्स नहीं वसूला। तो अंग्रेजों ने जो किशनगढ़ है उससे भी टैक्स नहीं वसूला और करौली से भी नहीं वसूला। तो अंग्रेजों ने एक्स्ट्रा जो है, एक तो किशनगढ़ है, ये सेम का सेम नाम, और एक है करौली। तो इन जो रियासतें हैं उनके साथ अंग्रेजों ने टैक्स नहीं वसूला। तो ये भी हमारे लिए काम का हो सकता है कि अंग्रेजों ने टैक्स नहीं वसूला। तो ये भी हमारा एक जो नोट करने योग्य पॉइंट हो सकता है। तो हम नोटिंग के बारे में बात करेंगे। 1857 क्रांति की जो शुरुआत है, विधिवत शुरुआत जो हम कल से करेंगे। अच्छा, 1832 के साथ में एक और चीज याद कर सकते हो, वो ये है कि 1832 में लॉर्ड बेटिंग का अजमेर में एक सम्मेलन होता है। उसमें जो जोधपुर के राजा मान सिंह जी थे ना, जो सन्यासी राजा के रूप में थे, तो उन्होंने भाग नहीं लिया, वे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वे 1857 की क्रांति की पूर्व भूमिका के रूप में है, और हम 1857 की क्रांति में आगे की बात करेंगे, और ये पूर्व भूमिका के रूप में देख सकते हो। और यहाँ से जो टॉपिक है, टॉपिक की जो पृष्ठभूमि है और 1857 की क्रांति, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो 1857 की क्रांति का ये पूर्व भूमिका है,
और 18 स्वतंत्र क्रांति के बारे में हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगली क्लास में हम मिलेंगे, और तब तक आप क्लास को देखिए, इनके नोट्स भी बनाइए, सिंपल भाषा में लिखे हुए, विभिन्न ट्रिक्स के द्वारा आपको ये चीज़ें सिखाई गई है। और अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।